पहला ए और बी इस प्रकार घटना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ज्ञात कीजिए यदि पहला ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। तो जब ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। तो यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के सभी अवयव बी में है। तो जब हम इन दोनों का कॉमन लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ए के। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे में, यहाँ पर ये जो है उसे हम बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बी बाई ए बराबर हम इसका मान लिखेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए है तो हम इसके जगह इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बटे में प्रोबेबिलिटी ए, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मान आ जाएगा 1। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, इसकी सहायता से प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा, क्योंकि 5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 0। तो जब हम इसमें किसी का विभाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और या इस तरफ जो है हम उसे बटे में लिखेंगे तो बटे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए। तो इस प्रोबेबिलिटी बी बाई ए बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बटे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए। तो इस प्रोबेबिलिटी बी बाई ए बराबर जब हम 0 में किसी का विभाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर पहले में प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मान 1 आया है और दूसरे में प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मान 0 आया है। दूसरा, एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। पहला, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दूसरा, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो हमें इसमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और इसमें दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ये सप्रतिबंध प्रायिकता वाले सवाल है, क्योंकि हमें इसमें इसे ज्ञात करना है जब दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे जहाँ पर एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़की हों, दोनों बच्चे लड़के हों, या फिर बड़ा बच्चा लड़की, छोटा बच्चा लड़का और बड़ा बच्चा लड़का, छोटा बच्चा लड़की हो। और हम सब प्रतिबंध प्रायिकता वाले सवाल को हल करने के लिए 2 घटनाएं मानते हैं, एक घटना ए और एक घटना बी। और हम इसमें बी उस घटना को मानते थे जो घटित हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमें पता है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो यहाँ पर घटना बी हो जाएगा दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। और यहाँ पर एक घटना वो हो जाएगा जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर घटना ए हो जाएगा दोनों बच्चों का लड़का होना। तो अब हमें इसमें घटना ए का अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर घटना ए है दोनों बच्चों का लड़का होना। तो यहाँ पर इन 4 अवयव में से कौन सा अवयव है जहाँ पर दोनों बच्चे लड़के हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अवयव है बी भी। इसी तरह से हम घटना बी का भी अवयव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर घटना बी है दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ पर इन 4 अवयव में से 3 अवयव ऐसे हैं जहाँ पर कम एक बच्चा लड़का है। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसमें और इसमें सिर्फ बी भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा बी भी। तो यहाँ पर जब ये घटना घटित हो चुके हैं तो हमें इसमें इस घटना को ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करना है। और जो घटना घटित हो चुकी होती है उसे इस तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करना है और इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे में जो घटना घटित हो चुके हैं हम उसे नीचे में लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है ये, और यहाँ पर हम इन 4 अवयव में से केवल एक अवयव का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 बटे, और यहाँ पर बी है ये और हम इन 4 में से 3 को ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। फिर 4 से 4 कट जाएगा
तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मान आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का लड़का होने की प्रायिकता है 1/3। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो इसमें भी हम दो घटना मानेंगे, एक घटना ए और एक घटना बी। और यहाँ पर घटना बी वो होगा जो घटित हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पता है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा बच्चा मतलब पहला लड़की है। और यहाँ पर घटना ए है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो हम इसमें दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घटना ए हो जाएगा दोनों बच्चे लड़की हो। तो अब हम घटना ए के अवयव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर घटना ए है दोनों बच्चे लड़की हो। तो यहाँ पर इन चारों अवयव में से केवल एक अवयव है जहाँ पर दोनों बच्चे लड़की हैं। तो यहाँ पर घटना ए के अवयव हो जाएंगे जी। तो अब हम घटना बी के अवयव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर घटना बी है बड़ा बच्चा मतलब पहला लड़की है। तो यहाँ पर केवल जी और जी बी ऐसे दो अवयव हैं जहाँ पर पहला बच्चा लड़की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी और जी बी। तो अब हम घटना ए और घटना बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों घटनाओं में केवल जी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा जी। तो हम इसमें जब पहला बच्चा लड़की है तो हमें दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटित हो चुका है तो हमें एक घटना को ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो घटित हो चुका है हम उसे इस तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करना है। और यहाँ पर इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और इस तरफ जो है हम उसे बटे में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान है ये, और यहाँ पर ये चार अवयव में से केवल एक अवयव है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 बटे, और यहाँ पर बी है ये, और यहाँ पर चार अवयव में से केवल दो अवयव है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/4। फिर 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दोनों बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता है 1/2। तीसरा, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यह दीक्षा चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो कुल पुरुषों की संख्या में से 5% पुरुष व कुल महिलाओं की संख्या में से 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद है, और यहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। तो हमें इसमें सफ़ेद बालों वाले व्यक्तियों में से चुना गया व्यक्ति पुरुष है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये सवाल बेस थ्योरम वाला है। हम यहाँ पर 3 कथन मानेंगे, एक कथन E1, एक कथन E2 और एक कथन ए। और हम बेस थ्योरम में कथन ए उसको मानते थे जो घटना हो चुकी है। तो यहाँ पर एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति का अधिक से चुना जा चुका है, इसलिए यहाँ पर कथन ए हो जाएगा सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को चुनना। और यहाँ पर E1 हो जाएगा पुरुष को चुनना, और E2 हो जाएगा महिलाओं को चुनना। तो हम पुरुषों की चुनने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो अपन कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या पुरुषों की है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इससे से हम महिलाओं को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी 1/2 है। तो अब हम सफ़ेद बाल वाले पुरुष को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, मतलब हम प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 ज्ञात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 का मतलब है कि यहाँ पर चुना गया व्यक्ति पुरुष है और उसके सफ़ेद बाल है। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या में से 5% पुरुषों के सफ़ेद बाल हैं। तो यहाँ पर हम बराबर में लिखेंगे 5%। फिर हम प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 का भाग देंगे, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 5/100। इसी तरह से हम सफ़ेद बाल वाले महिला को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, मतलब हम प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कुल संख्या में से 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं, तो हम यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 0.25%। तो बराबर 25 बटे हम प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 का भाग देंगे, गुणा दशमलव को हटाने के लिए भी हम इसमें 100 का भाग देंगे। फिर हम 100 और 100 को गुणा करेंगे, तब बराबर में आ जाएगा 25/10,000। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर चुना गया व्यक्ति के बाल सफ़ेद हैं, बस उसके पुरुष होने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए बटे में जो घटना घटित हो चुकी है हम उसे नीचे में लिखते हैं, तब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए। तो इस बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ए बाई E1। यहाँ पर इसका मतलब है पुरुषों को चुनने की प्रायिकता, और इसका मतलब है सफ़ेद बाल वाले पुरुषों को चुनने की प्रायिकता। हम प्रोबेबिलिटी ए को भी इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 धन यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E2 गुणा प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। यहाँ पर इसका मतलब है महिलाओं को चुनने की प्रायिकता, और यहाँ पर इसका मतलब है सफ़ेद बाल वाले महिलाओं को चुनने की प्रायिकता। तो इस बराबर हम इसमें इनके मान को रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 1/2 और इसका मान है 5/100। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 5/100 बटे में इसका मान है 1/2 और इसका मान है 5/100। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा
5/100 धन इसका मान है 1/2 और इसका मान है 25/10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 25/10,000। फिर इस 1/2 से ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 5/100 बटे यहाँ पर इन दोनों के हर समान नहीं है तो इनके हर को समान करने के लिए इसके अंश और हर में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500/10,000। तो यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 500 धन 25 बटे में 10,000। तो इस बराबर में आ जाएगा 5/100 गुणा यहाँ पर ये ऊपर में आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 बटे 525। फिर इससे ये कट जाएगा फिर हम 5 का 100 में गुणा करेंगे तो इस बराबर में आ जाएगा 500 बटे 525। तो 25 दूनी 50 25 शून्य 0 25 दूनी 50 25 एकम 25। तो हमारा उत्तर है 20/21। तो फिर चुना गया व्यक्ति पुरुष है वो उसके सफेद बाल हैं इसकी प्रायिकता 20/21 है। चौथा, मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 लोगों में से या दीक्षा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। यहाँ पर 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। अगर हम 10 लोगों में से अधिक 6 लोग चुनते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हों। इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले दाहिने से काम करने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 90/100। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 9/10। तब इसी तरह से हम दाहिने हाथ से काम न करने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कुल प्रायिकता होती है 1। फिर हम 1 में से दाहिने हाथ से काम करने वाले लोगों की प्रायिकता को घटाएंगे तो हमें दाहिने से काम ना करने वाले लोगों की प्रायिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 1 ऋण 9/10। फिर हम 1 में 9/10 घटाएंगे तो बराबर में आ जाएगा 1/10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x दाहिने हाथ से काम करने वाले लोगों की संख्या को निरूपित करता है। तो अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे p(x) = 2 तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। और अगर हम p(x) = 5 लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 5 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। और अगर हम p जहाँ पर x 6 से छोटा उसके बराबर है ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो हमें इसमें इसे ही ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक से अधिक 6 लोग जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पर कुल प्रायिकता होती है 1। तो अगर हम 1 में से 7 लोग जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसकी प्रायिकता धन 8 लोग जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसकी प्रायिकता धन 9 लोग जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसकी प्रायिकता धन 10 लोग जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसकी प्रायिकता को घटाएंगे तो हमें 6 लोग जो दाहिने से काम करते हैं उसकी प्रायिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर अधिक से अधिक 6 लोग जो दाहिने से काम करते हैं उसकी प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1 ऋण। हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं 10 से 7। यहाँ पर इसका मतलब है कि 10 में से 7 लोग दाहिने से काम करते हैं और यहाँ पर दाहिने हाथ से काम करने वाले लोग की प्रायिकता 9/10 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9/10 की घात 7। यहाँ पर 7 लोग दाहिने से काम करते हैं तो दाहिने हाथ से काम ना करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 3 और यहाँ पर इसकी प्रायिकता है 1/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 की घात 3 धन इस तरह से 8 लोग जो दाहिने से काम करते हैं हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 8 यहाँ पर 9/10 की घात 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1/10 की घात 2। तो इसका मतलब है कि 8 लोग दाहिने से काम करते हैं और इसका मतलब है कि 2 लोग दाहिने से काम नहीं करते हैं। तो 9 लोग जो दाहिने से काम करते हैं उसकी प्रायिकता हो जाएगी 10 से 9 जहाँ पर 9 लोग दाहिने से काम करते हैं और एक व्यक्ति दाहिने से काम नहीं करता। इस तरह से 10 लोग जो दाहिने से काम करते हैं उसकी प्रायिकता हो जाएगी धन 10 से 10 जहाँ पर 10 लोग दाहिने से काम करते हैं और 0 व्यक्ति हैं जो दाहिने से काम नहीं करते। जहाँ पर अधिक से अधिक 6 लोग जो दाहिने से काम करते हैं उसकी प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1 ऋण। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा r = 7 यहाँ पर 10 और यहाँ पर सभी पद इस प्रकार के हैं 10 CR 10 CR 10 CR 10 CR 10 CR और यहाँ पर सभी पदों में 9/10 और 1/10 लिखा हुआ है। यहाँ पर 9/10 की घात वही है जो यहाँ पर है। इसमें भी 9/10 की घात वही है जो यहाँ पर है। तो हम 9/10 की घात यहाँ पर r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा r। तो यहाँ पर 1/10 की घात का मान वही है। जब हम 10 में r घटाएंगे तो हम 10 में 7 घटाएंगे तो उसका मान आएगा 3। उस तरह से जब हम 10 में 8 घटाएंगे तो उसका मान आएगा 2। 10 में 9 घटाएंगे तो उसका मान आएगा 1। तो यहाँ पर हम इसकी घात में लिख सकते हैं 10 ऋण r। तो यहाँ पर NCERT बुक में इसके जगह में 0.9 और इसके जगह में 0.1 लिखा हुआ है क्योंकि
जब हम 9 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 और हम 1 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर 0.9 और 0.1 वाला भी उत्तर सही है और 9/10 और 1/10 वाला उत्तर भी सही है। पांचवा, यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक से चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो हम इसमें यादृच्छिक से चुने गए लीप वर्ष में 53 मंगलवार है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं उसे लिखेंगे। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अब हम लीप वर्ष में हफ्ते ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम 366 में 7 का भाग देंगे। तो हम 366 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पंचे 35, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 6, फिर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, फिर बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 52 सही 2/7। मतलब जब हम 366 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 सही 2/7। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लीप वर्ष में कुल 52 हफ्ते हैं और 7 दिनों में से 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात लीप वर्ष में 52 हफ्ते व 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो अब हम इन 2 दिनों का प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 दिन इस तरह हो सकते हैं कि या तो ये 2 दिन सोम मंगल हो, या फिर मंगल बुध हो, या फिर बुध और गुरु, या फिर गुरु और शुक्र, या फिर शुक्र और शनि, या फिर शनि और रवि, या फिर रवि और सोम हो। तो हमें इसमें लीप वर्ष में 53 मंगलवार है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लीप वर्ष में 53 मंगलवार की प्रायिकता अतिरिक्त 2 दिनों में 1 मंगलवार के होने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन सभी में से केवल इन दोनों में ही एक बार मंगलवार आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। तो हमें इसमें 7 में से केवल 2 को चुनना है, इसीलिए लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो यहाँ पर लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है 2/7। छठवां, मान लीजिए हमारे पास A, B, C और D बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफ़ेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। यादृच्छिक एक बॉक्स चुना जाता है तथा इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर संगमरमर एक पत्थर होता है। तो यहाँ पर बक्स A, B, C और D में संगमरमर के लाल, सफ़ेद और काले टुकड़ों को रखा गया है। तो फिर हम यादृच्छिक एक बॉक्स चुनते हैं और उसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं। तो यदि ये टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स A से निकालने की प्रायिकता, बॉक्स B से निकालने की प्रायिकता और बॉक्स C से निकालने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर बॉक्स A में लाल टुकड़ा 1 है, सफ़ेद टुकड़ा 6 और काला टुकड़ा 3, और बॉक्स B में लाल टुकड़ा 6, सफ़ेद टुकड़ा 2 और काला टुकड़ा 2 है। इस तरह से बॉक्स C में लाल टुकड़े 8, सफ़ेद टुकड़ा 1 और काला टुकड़ा 1 है, और बॉक्स D में लाल टुकड़ा 0, सफ़ेद टुकड़ा 6 और काला टुकड़ा 4 है। तो हम यहाँ पर 4 कथन लिखेंगे। माना बॉक्स 1 को चुनने की प्रायिकता PE1 बराबर, यहाँ पर कुल 4 बॉक्स है, उनमें से हमें एक बॉक्स को चुनना है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इस तरह से बॉक्स 2 को चुनने की प्रायिकता PE2 बराबर, यहाँ पर 4 बॉक्स है लेकिन हमें इसमें से केवल एक बॉक्स को चुनना है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसी तरह से बॉक्स 3 को चुनने की प्रायिकता PE3 बराबर आ जाएगा 1/4 और बॉक्स 4 को चुनने की प्रायिकता PE4 बराबर आ जाएगा 1/4। और यहाँ पर लाल टुकड़ा चुना जा चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तथा R बराबर लाल टुकड़ा चुने जाने की घटना। तो अब हम प्रोबेबिलिटी R/E1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है बॉक्स 1 से लाल टुकड़ा चुने जाने की प्रायिकता, मतलब हमने बॉक्स 1 को चुन लिया है, बस उसमें से लाल टुकड़ा निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी R/E1 बराबर, यहाँ पर बॉक्स 1 में कुल 10 पत्थर है और इसमें से हमें लाल पत्थर को चुनना है जिसकी संख्या 1 है, मतलब हमें 10 में से केवल 1 को चुनना है, इसीलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/10। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी R/E2 ज्ञात करेंगे, जिसका मतलब है कि बॉक्स 2 से लाल टुकड़ा चुने जाने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी R/E2 बराबर, यहाँ पर दूसरे बॉक्स में संगमरमर के टुकड़ों की संख्या है 10 और यहाँ पर लाल टुकड़े 6 हैं, मतलब हमें 10 में से केवल 6 को चुनना है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/10। इस तरह से प्रोबेबिलिटी R/E3, जिसका मतलब है कि बॉक्स 3 से लाल टुकड़ा चुने जाने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी R/E3 बराबर, बॉक्स 3 में भी कुल 10 पत्थर है और इसमें से लाल पत्थर की संख्या है 8, मतलब हम 10 में से 8 को चुनना है, इसीलिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता है 8/10। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी R/E4 निकालेंगे, जिसका मतलब है कि बॉक्स 4 से लाल टुकड़ा चुने जाने की प्रायिकता।
तो प्रोबेबिलिटी r/e4 बराबर, यहाँ पर इस बॉक्स में भी कुल 10 टुकड़े हैं और उसमें से लाल टुकड़ों की संख्या है 0, यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/10। तो हम प्रोबेबिलिटी E1/r ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है कि लाल टुकड़ा चुना जा चुका है, बस उसे बॉक्स ए से निकालने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन r बटे में, यहाँ पर बटे में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी r। तो बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E1, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E1 धन प्रोबेबिलिटी E2 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E2 धन प्रोबेबिलिटी E3 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E3 धन प्रोबेबिलिटी E4 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E4। तो यहाँ बराबर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। यहाँ पर इसका मान है 1/10 और प्रोबेबिलिटी E1 का मान है 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा यहाँ पर 1/10 बटे में हम इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा 1/10 धन, तो यहाँ पर बक्से 2 को चुनने की प्रायिकता है 1/4 और प्रोबेबिलिटी r/E2 का मान है 6/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा 6/10 धन, बक्से 3 को चुनने की प्रायिकता है 1/4 और प्रोबेबिलिटी r/E3 का मान है 8/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा 8/10 धन, बक्से 4 को चुनने की प्रायिकता है 1/4 और प्रोबेबिलिटी r/E4 का मान है 0/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा 0/10। तो यहाँ से बराबर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/40 बटे, हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/40 धन, हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/40 धन, हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/40 और 0/10 का मान हो जाएगा 0। फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1/40 बटे, यहाँ पर इनके हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, फिर हम 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15/40, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1/15। तो यहाँ पर लाल टुकड़ा चुना जा चुका है, बस उसे बॉक्स 1 से चुने जाने की प्रायिकता है 1/15। तो हम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी E2/r ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लाल टुकड़ा चुना जा चुका है, बस उसे बॉक्स 2 से चुने जाने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे जो कि ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी E2/r है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर में E1 की जगह में E2 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी E2 गुणा प्रोबेबिलिटी r/E2 का मान आया है 6/40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/40 बटे, और यहाँ पर हर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हर का मान आया है 15/40। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/40, फिर इससे ये कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी E2/r का मान आ जाएगा 6/15। तो अब प्रोबेबिलिटी E3/r ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लाल टुकड़ा चुना जा चुका है, बस उसे बक्से 3 से चुनने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे ज्ञात करने का सूत्र भी ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर E1 की जगह में E3 होगा। तो यहाँ पर PE3 गुणा PR/E3 का मान आया है 8/40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8/40 बटे, और यहाँ पर हर का मान आया था 15/40, फिर इससे ये कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी E3/r का मान आया है 8/15 और यहाँ पर निकाला गया टुकड़ा लाल है, बस उसे बॉक्स ए से चुनने की प्रायिकता है 1/15। इस तरह से यहाँ पर लाल टुकड़ा निकाला गया है, बस उसे बॉक्स बी से चुने जाने की प्रायिकता है 6/15 और लाल टुकड़ा निकाला जा चुका है, बस उसे बॉक्स सी से निकाले जाने की प्रायिकता है 8/15। सातवां, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से अधिकतर चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है।
रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास दो विकल्प है, या तो वो ध्यान और योग करेगा या तो वो दवा लेगा। और यदि वो ध्यान और योग करता है तो इसके भी दो संभावना है, या तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा या उसे दिल का दौरा पड़ा। इसी तरह से यदि वो दवा लेता है तो भी इसकी दो संभावना है, या तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा या उसे दिल का दौरा पड़ा। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। यदि ये व्यक्ति इन दोनों में से ध्यान और योग को चुनता है तो इसकी प्रायिकता है 1/2। इसी तरह से यदि यह व्यक्ति दवा को चुनता है तो इसकी प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर दिया है कि यादृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, इसीलिए हम केवल इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, और यदि यह व्यक्ति ध्यान और योग करता है तो उसके दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% कम हो जाता है, जो कि 40% का ही 30% है। तो यहाँ पर 40% ऋण हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं, 30/100 गुणा 40/100, फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। फिर हम 4 का 3 में और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/100, और हम 12/100 को 12% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो जब हम 40% में 12% घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 28%। तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, और यदि यह व्यक्ति दवा लेता है तो इसके दिल का दौरा न पड़ने की संभावना 25% कम हो जाएगी, जो कि 40% का ही 25% है। तो यहाँ 40% ऋण, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 25/100 गुणा 40/100, फिर इससे ये कट जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर हम 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/100, और हम 10/100 को लिख सकते हैं 10%। तो यहाँ पर हम 40% में 10% घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30%। मतलब जब व्यक्ति ध्यान और योग करता है दिल का दौरा पड़ने की संभावना 28% है, और जब यह व्यक्ति दवा लेता है तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% है। तो हम इसमें इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ध्यान और योग करता था, इसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला कथन E1, दूसरा कथन E2, तीसरा कथन A। तो यहाँ पर E1 का मतलब है रोगी ध्यान और योग करता था, तो यहाँ पर रोगी द्वारा ध्यान और योग को चुनने की प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर E2 का मतलब है रोगी दवाई का उपयोग करता था, तो यहाँ पर रोगी द्वारा दवाई को चुनने की प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर हम A उसको मानते थे जो घटना घटित हो चुकी है। तो यहाँ पर रोगी दिल के दौरे से ग्रसित था, तो यहाँ पर कथन A हो जाएगा रोगी को दिल का दौरा पड़ चुका है। तो यहाँ पर तो अब हम प्रायिकता E1/A ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी को दिल का दौरा पड़ चुका था और वे योग और ध्यान करते थे, इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन A बटे में। यहाँ पर जो बटे में रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रायिकता A। 10 बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1 धन यहाँ पर प्रायिकता E2 गुणा प्रायिकता A/E2। और यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी ध्यान और योग करता था फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ गया। और यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी दवाई का उपयोग करता था फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ गया। तो हम इसमें इनके मान को रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान है 1/2। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 1/2 गुणा। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रायिकता A/E1 बराबर यहाँ पर रोगियों को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, और यदि यह व्यक्ति ध्यान और योग करता है तो उसके दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% कम हो जाएगा, जो कि 40% का ही 30% है। तो यहाँ पर 40% ऋण, जब हम 40% का 30% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 12%। तो बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 28%, और हम 28% को लिख सकते हैं 28/100 बटे यहाँ पर इसका मान है 1/2 और इसका मान है 28/100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणा 28/100 धन यहाँ पर इसका मान है 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणा यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता A/E2। तो पर दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, और यदि रोगी दवाई का उपयोग करता है तो उसे दिल का दौरा पड़ने की संभावना 25% कम हो जाएगी, जो कि 40% का ही 25% है। तो यहाँ से 40% ऋण, जब हम 40% का 25% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 10%। तो यहाँ से हम 40% में
10% घटाएंगे तो फिर इसका मान आ जाएगा 30%। और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 30/100। फिर इस 1/2 से ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से बराबर 28/100 बटे, यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो हम 30 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58/100। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है 28/58। फिर यहाँ से 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 14/29। यहाँ पर रोगी दिल के दौरे से ग्रसित था और वो ध्यान और योग करता था। इसकी प्रायिकता 14/29 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।